हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग कार्बोहाइड्रेट का सेकंड पार्ट पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने अभी तक डेफिनेशन पढ़ ली है, क्लासिफिकेशन पढ़ लिया है और शुगर एंड नॉन शुगर पढ़ लिया है, रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स पढ़ लिए हैं और क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसैकेराइड्स भी पढ़ लिया है, जिसमें हम लोगों ने स्ट्रक्चर बनाना सीखा था और किसी स्ट्रक्चर के थ्रू उसका नाम निकालना और नाम के थ्रू किसी स्ट्रक्चर को बनाना हमने सीख लिया था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लिमिटेशंस ऑफ ओपन चेन स्ट्रक्चर। तो देखिए, जो भी मोनोसैकेराइड्स होता है उसमें एक एल्डिहाइड ग्रुप जरूर प्रेजेंट होता है और अगर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है तो इसका मतलब ये है कि 2,4-DNP टेस्ट पॉजिटिव होना चाहिए, सिफ टेस्ट पॉजिटिव होना चाहिए। लेकिन एल्डिहाइड ग्रुप होने के बावजूद भी ये टेस्ट पॉजिटिव नहीं आते हैं, या फिर जो NaHSO3 या NH2Z टाइप की जितनी भी एडिशन रिएक्शंस होती हैं वो कोई भी रिएक्शंस नहीं होती हैं। इसका मतलब यह है कि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता। तो अगर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता तो फिर क्या होता है, तो फिर ये अपने हेमी एसिटल और एसिटल कीटल या हेमी कीटल के फॉर्म में पाया जाता है। और ये तब पाया जाता है जब ये अपने साइक्लिक स्ट्रक्चर्स में पाया जाता है। साइक्लिक स्ट्रक्चर्स एनोमरिक फॉर्म को एक्सप्लेन करते हैं। तो जो ओपन चेन स्ट्रक्चर होता है वो अल्फ़ा बीटा एनोमरिक फॉर्म को एक्सप्लेन नहीं कर पाता, तो फिर हम लोग साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते हैं। एक्सपेरिमेंटली भी देखा गया है कि जितने भी पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइडिक या फिर कीटोनिक ग्रुप होते हैं वो सभी अपने साइक्लिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, और साइक्लिक फॉर्म बनता कैसे है, तो देखिए, C5OH ग्रुप एड विथ CHO ग्रुप फॉर्म हेमी एसिटल। इज इट क्लियर। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो ये जो एक मैंने नॉर्मल स्ट्रक्चर बनाया हुआ है ये, और इस नॉर्मल स्ट्रक्चर से जो C5 वाला ऑक्सीजन के लोन पेयर हैं वो इस CHO ग्रुप में जो कार्बन पर इलेक्ट्रोफिलिक साइट होती है वहाँ पर जा कर के अटैक कर देते हैं, क्योंकि OH जो है एक न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, और ये एक इलेक्ट्रोफिलिक साइट होती है, तो न्यूक्लियोफिलिक साइट से इलेक्ट्रोफिलिक साइट पर अटैक होता है और 6 मेंबर की रिंग होती है, इसलिए स्टेबल भी होती है। इज इट क्लियर। 6 मेंबर की रिंग कैसे, देखिए 1 2 3 4 5 एंड ये 6 मेंबर की रिंग बन जाती है। अब जब 6 मेंबर की रिंग ये बनती है तो इसमें आप देखेंगे पहले ये जो CHO ग्रुप है ये पहले sp2 हाइब्रिडाइज था, अब ये sp3 हाइब्रिडाइज हो चुका है। और अगर ये sp3 हाइब्रिडाइज हो चुका है और ऑप्टिकली एक्टिव भी है, इसका मतलब ये है कि OH एक बार इसमें लेफ्ट साइड भी होगा और एक बार OH इसमें राइट साइड होगा। इज इट क्लियर। तो जब OH लेफ्ट साइड होता है, जब OH लेफ्ट साइड होता है तो इसको हम बोलते हैं बीटा एनोमर्स, और जब OH राइट साइड होता है तब हम इसको बोलते हैं अल्फा एनोमर्स। इज इट क्लियर, सभी को समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं एनोमर्स की। तो देखिए एनोमर्स है क्या। किसी भी पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइडिक कंपाउंड में सिर्फ C1 कार्बन पर डिफरेंस हो, जैसे अगर मैं अल्फ़ा एनोमर और बीटा एनोमर की बात करूं तो इसमें सिर्फ और सिर्फ C1 कार्बन के अलोंग ही डिफरेंस आ रहा है। देखिए C1 कार्बन के अलोंग ही डिफरेंस आ रहा है, जिसमें OH एक बार राइट साइड है और एक में OH एक बार लेफ्ट साइड है। बाकी पूरे कंपाउंड में कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, एनोमर्स। और इसी तरीके से अगर मैं बात करूं पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोनिक कंपाउंड्स की, तो उसमें क्या होता है C2 कार्बन के अलोंग ही डिफरेंस होता है केवल। ठीक है, तो अगर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइडिक ग्रुप है तो उसमें C1 कार्बन, एंड पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोनिक ग्रुप हैं, ठीक है, तो उनके लिए C2 कार्बन में अगर डिफरेंस हो तो वो एक दूसरे के क्या होते हैं, एनोमर्स। अच्छा, ईपीमर्स क्या है। तो ईपीमर्स क्या होता है, अगर किसी स्ट्रक्चर में किसी भी कार्बन के अलोंग केवल एक कार्बन के अलोंग ही डिफरेंस हो, वो कार्बन कोई भी हो सकता है, C1 भी हो सकता है, C2 हो सकता है, C3 हो सकता है, C4 हो सकता है, कोई भी कार्बन हो सकता है, लेकिन सिंगल कार्बन के अलोंग ही रोटेशन में डिफरेंस होना चाहिए, कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंस होना चाहिए, तो हम उसको ईपीमर्स बोलते हैं। जैसे अगर मैं क्लासिफिकेशन जहाँ हम लोगों ने पढ़ा था उसमें अगर मैं बोलूँ
कि भाई एलोज और एल्ट्रोज, एलोज और एल्ट्रोज, ये एलोज है और ये एल्ट्रोज है, इन दोनों के बीच में कहाँ पर डिफरेंस आ रहा है? सिर्फ और सिर्फ C2 कार्बन के अलोंग, ठीक है, C2 कार्बन के अलोंग। तो ये एक दूसरे के क्या हैं? ईपीमर्स। ये एनोमर्स नहीं है, क्योंकि एनोमर्स एल्डिहाइडिक ग्रुप में सिर्फ C1 कार्बन के अलोंग रोटेशन में डिफरेंस होता है। इज इट क्लियर? तो ये एक दूसरे के एनोमर्स नहीं है, एक दूसरे के क्या है? ईपीमर्स है। इसी तरीके से ग्लूकोज एंड मैनोज भी एक दूसरे के क्या है? ईपीमर्स हैं। इज इट क्लियर? अब मैं अगर आपसे बोलूं कि एलोज और ग्लूकोज क्या एक दूसरे के ईपीमर्स हैं? नहीं, क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा कार्बन के अलोंग डिफरेंस आ रहा है। देखिए, ये C3 कार्बन के अलोंग भी डिफरेंस है और C2 कार्बन के अलोंग भी डिफरेंस है। तो ये एक दूसरे के ईपीमर्स नहीं है, ये एक दूसरे के डाइस्टियोमर्स हो जाएंगे। तो ईपीमर्स सिर्फ और सिर्फ सिंगल कार्बन के अलोंग अगर रोटेशन में डिफरेंस आता है तो उसको हम ईपीमर बोलते हैं। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ क्या कि ऑल एनोमर्स आर ईपीमर्स बट ऑल ईपीमर्स आर नॉट एनोमर्स? इज इट क्लियर? ऑल एनोमर्स आर ईपीमर्स, सभी एनोमर्स ईपीमर्स हो सकते हैं, लेकिन सभी ईपीमर्स एनोमर्स नहीं हो सकते। ठीक है, तो देखिए एनोमर्स को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाने के लिए हावर्थ प्रोजेक्शन डायग्राम बनाने पड़ते हैं। हावर्थ प्रोजेक्शन डायग्राम का स्ट्रक्चर पायरान जैसा होता है, इस वजह से इनको हम लोग, जैसे ग्लूकोज का अगर मैं साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाता हूँ तो इसको हम बोलते हैं ग्लूकोपायरानोज, क्योंकि हम पायरान से स्ट्रक्चर को कॉपी करते हैं। इसी तरीके से अगर मैं फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर बनाता हूँ तो उसको हम कॉपी करते हैं फ्यूरान से। तो इस वजह से हम इसको फ्रक्टोफ्यूरानोज भी बोलते हैं। ठीक है, फ्रक्टोफ्यूरानोज भी बोलते हैं। जब हम आगे अभी बनाना सीखेंगे तो मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से। तो देखिए हावर्थ प्रोजेक्शन डायग्राम में क्या होता है कि ये जो फिशर प्रोजेक्शन डायग्राम जो हमने अभी सीखे हैं बनाना, उसमें जो राइट में होगा हावर्थ प्रोजेक्शन में वो डाउन में होगा, इसमें जो लेफ्ट में होगा वो अप होगा। ठीक है, और अगर डी कन्फर्मर है, अगर डी कन्फर्मर है तो CH2OH जो C5 पोजीशन पर लगा होगा वो अप होगा। इज इट क्लियर? और अगर एल कन्फर्मर है तो जो C5 पोजीशन पर CH2OH लिखा हुआ है वो डाउन पोजीशन पर होगा। ठीक है, चलिए बनाना हम लोग एक बार सीखते हैं। जैसे हावर्थ प्रोजेक्शन डायग्राम बनाना है मुझे ग्लूकोज का, तो ये ग्लूकोज बना हुआ है। अब ये कौन सा ग्लूकोज है? तो अगर आप देखेंगे तो इसमें OH राइट साइड लगा हुआ है, इसका मतलब ये डी ग्लूकोज है। ठीक है, तो डी ग्लूकोज बनाने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसमें एक 6 मेंबर की रिंग बनाऊंगा। देख लीजिए 6 मेंबर की रिंग बनेगी कुछ इस तरीके की। ये रिंग बिल्कुल पायरान जैसी है, इस वजह से हम इसको ग्लूकोपायरानोज भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें ये होता है 1 नंबर कार्बन, ये होता है 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर एंड 5 नंबर कार्बन होता है। इज इट क्लियर? पहले तो इसमें नंबरिंग करते हैं जो ओपन चेन स्ट्रक्चर है। तो अगर हम ओपन चेन स्ट्रक्चर में नंबरिंग करेंगे तो इसमें 1 दे देंगे, इसको 2 दे देंगे, इसको 3 दे देंगे, इसको 4, इसको 5 और इसको 6। जैसे अभी हमने सीखा था कि ये जो 5 नंबर वाले कार्बन से ऑक्सीजन जो है अटैक करता है ये 1 नंबर कार्बन पर। ठीक है, तो 1 नंबर कार्बन में OH तो दोनों साइड हो सकता है, एक बार देखिए राइट साइड और एक बार हो सकता है लेफ्ट साइड। ठीक है, अगर राइट साइड करते हैं तो अल्फा एनोमर और लेफ्ट साइड करते हैं तो बीटा एनोमर। इज इट क्लियर? तो अल्फा एंड बीटा एनोमर्स तो हम लोग बाद में बनाएंगे, पहले हम C2 कार्बन से शुरू करते हैं। C2 कार्बन में OH, आप देखिए C2 कार्बन में OH जो है वो राइट साइड है, इसका मतलब इसमें OH डाउन होगा और H अप होगा। C3 कार्बन के अलोंग OH लेफ्ट साइड है, इसका मतलब OH अप होगा और H डाउन होगा। इज इट क्लियर? 4th नंबर कार्बन के अलोंग अगर आप देखेंगे तो OH
राइट साइड है, इसका मतलब OH डाउन होगा और H अप होगा। अब बात आती है C5 कार्बन में। तो जैसे ये डी कन्फर्मर है, तो C5 में जो CH2OH लगा हुआ है, ये जो CH2OH लगा हुआ है ये अप होगा, ठीक है। तो यहाँ पर C5 में हम लोग क्या कर देते हैं, CH2OH अप कर देते हैं और H डाउन कर देते हैं। अब अगर मुझे इसमें अल्फ़ा फॉर्म बनाना है तो OH को राइट साइड रखेंगे C1 कार्बन के अलाउंग, इसका मतलब OH डाउन हो जाएगा और H अप हो जाएगा। तो ये जो बना है ये बनता है अल्फ़ा डी। अब ये जो अल्फ़ा डी फॉर्म है ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, इसलिए हमने इसमें पॉजिटिव साइन लगा दिया। अब ये अल्फ़ा डी, अब ये ग्लूकोज है तो इसलिए हमने लिख दिया ग्लूको पायरानोज। पायरानोज कहाँ से आया, पायरान से। इज इट क्लियर। इसी तरीके से अगर मैं इसका बीटा फॉर्म बनाना चाहूँ तो सिर्फ C1 कार्बन के अलोंग अगर रोटेशन में डिफरेंस कर दिया जाए, सिर्फ C1 कार्बन के अलोंग अगर रोटेशन में डिफरेंस कर दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, बीटा फॉर्म हो जाएगा। तो देखिए अगर C1 कार्बन के अलोंग OH अगर राइट साइड था तो हमने OH नीचे लिख दिया था हावर्थ में। अब इसमें बीटा के लिए हम OH ऊपर लिखते हैं और H नीचे लिखते हैं। बाकी पूरा का पूरा सिमिलर स्ट्रक्चर बनेगा, OH नीचे, फिर OH ऊपर, फिर OH नीचे और फिर CH2OH ऊपर और H नीचे। तो ये बनता है अपना बीटा डी, और ये भी प्लस रोटेट करता है, इसका मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। बीटा डी प्लस ग्लूको पायरानोज, ठीक है। तो ये बन जाता है बीटा डी ग्लूकोपायरानोज और एक बन गया अल्फ़ा डी प्लस ग्लूकोपायरानोज। इज इट क्लियर। तो इस तरीके से हम हावर्थ प्रोजेक्शन डायग्राम बना लेते हैं। जैसे अब एक और स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये मुझे पता नहीं है कि कौन सा स्ट्रक्चर है, लेकिन हम लोग एक बार इसका नाम लिखते हैं। क्या है कि देखिए सबसे पहले आ गए हम लोग डी ग्लिसरल्डिहाइड पर। डी ग्लिसरल्डिहाइड का सेकेंड पार्ट जो है अपना थ्रियोज है, थ्रियोज का सेकेंड पार्ट लाइसोज है, और लाइसोज का फर्स्ट पार्ट अगर देखा जाए तो ये है गैलेक्टोज। और ये कैसा गैलेक्टोज है, डी गैलेक्टोज, ठीक है। अब इस डी गैलेक्टोज का अगर मैं अल्फ़ा या बीटा फॉर्म जो भी आप चाहें बना सकते हैं, मैं यहाँ पर अल्फ़ा फॉर्म बनाना चाह रहा हूँ। तो हमने अल्फ़ा बनाना है। अल्फ़ा में जो फिशर प्रोजेक्शन डायग्राम है उसमें OH राइट साइड होता है, ठीक है। तो हमने क्या लिखा, OH, ये तो हमने बना दिया अल्फ़ा फॉर्म। C2 कार्बन में OH राइट साइड है तो हमने OH हावर्थ में डाउन कर दिया, फिर H को डाउन कर दिया, फिर इसके बाद दोबारा H को डाउन कर दिया, और C5 कार्बन में ये डी कन्फर्मर है तो इसलिए हमने CH2OH ऊपर रख दिया और H ऐसे नीचे। तो ये बन गया अल्फ़ा डी गैलेक्टोज, ठीक है। तो इस तरीके से हम साइक्लिक स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। अब अगर आप एक स्ट्रक्चर और देखें फ्रक्टोज का, तो फ्रक्टोज का जो स्ट्रक्चर होता है, मैं यहाँ पर CH2OH यहाँ पर जो मैं फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ वो डी माइनस फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, बिल्कुल डी प्लस ग्लूकोज जैसा ही होता है, ठीक है। अब वो एल्डिहाइड ग्रुप है इसलिए फर्स्ट नंबर पर CHO ग्रुप आ जाता है, और ये कीटोनिक है इसलिए कीटोन तो हमेशा ही एटलीस्ट सेकंड पोजीशन पर तो आता ही आता है, ठीक है। बाकी सब कुछ बिल्कुल सेम है, OH H OH H। तो देखिए इसमें अगर ग्लूकोज से इसको कंपेयर करें तो देखिए OH OH H यहाँ तक तो बिल्कुल सिमिलर है। इसमें यहाँ पर CO ग्रुप लग जाता है और एल्डिहाइड में एक बार OH आ जाता है राइट साइड और फिर उसके बाद CHO ग्रुप लगता है, ठीक है। तो ये होता है अपना डी माइनस फ्रक्टोज। तब ये माइनस कैसे होता है, ये हमें कैसे पता चला, ये माइनस का मतलब लेबोरेटरी है और ये एक्सपेरिमेंटली ही डिफाइन किया जा सकता है,
ठीक है। और इसमें बनता है 5 मेंबर की रिंग। तो एक 5 मेंबर की रिंग बना दी हमने, और 5 मेंबर की रिंग में ये C2 कार्बन होता है, 2 नंबर कार्बन, ये 3 नंबर कार्बन, ये 4, ये 5, ठीक है। तो अब जैसे इसमें देखा जाए तो 1 2 3 4 5 एंड 6। तो अब आप ये बताइए कि C2 कार्बन के अलॉन्ग तो अब हमारा एनोमर्स बनेगा। इसका मतलब एक बार OH राइट साइड और एक बार OH लेफ्ट साइड, यानी अल्फ़ा एंड बीटा फॉर्म C2 कार्बन के अलॉन्ग होंगे। C3 कार्बन के अलॉन्ग हम बिल्कुल नॉर्मल जैसे हम एल्डिहाइड में करते थे वैसे ही हम करेंगे कि देखिए H जो है C3 कार्बन में H राइट साइड है, तो H अगर राइट साइड है तो H को हम नीचे रखेंगे और OH को ऊपर रखेंगे। इसी तरीके से फोर्थ वाले कार्बन पे देखेंगे तो OH राइट साइड है तो OH को हम डाउन रखेंगे और H को हम अप रखेंगे। इसी तरीके से अगर फिफ्थ नंबर कार्बन पर देखें तो फिफ्थ नंबर कार्बन पे ये बेटा डी कन्फर्मर है, और अगर ये डी कन्फर्मर है तो इसका मतलब CH2OH जो 5 नंबर कार्बन पर CH2OH लगा हुआ है ये ऊपर जाएगा और H किधर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से, और इसकी अगर हम नंबरिंग अच्छे से करें तो ये हो जाएगा 6 नंबर कार्बन। इज इट क्लियर? और इसको मैं अब बनाना चाह रहा हूँ अल्फ़ा फॉर्म। अल्फ़ा का मतलब ये है कि OH किधर आएगा, नीचे आएगा, और CH2OH जो बचा हुआ पार्ट है उसको हमने ऊपर रख दिया। तो ये होता है 1 नंबर कार्बन, ये 2 3 4 5 एंड 6 नंबर कार्बन। तो इस तरीके से हम लोग फ्रक्टोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, अल्फ़ा डी माइनस फ्रक्टोफ्यूरानोज, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग फ्रक्टोज का भी साइक्लिक स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो किसी का भी अब आप साइक्लिक स्ट्रक्चर आराम से बना सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, एक टर्म आता है म्यूटर रोटेशन, और म्यूटर रोटेशन इज रिलेटेड टू द ऑप्टिकल रोटेशन। अब देखिए ऑप्टिकल रोटेशन की अगर हम बात करें तो अल्फ़ा डी प्लस ग्लूकोज का जो ऑप्टिकल रोटेशन होता है वो 112.2 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन होता है, और बीटा डी ग्लूकोज का जो ऑप्टिकल रोटेशन होता है वो 18.7 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन होता है। ये एक्सपेरिमेंटल डेटा है। जब हम प्योर अल्फ़ा डी ग्लूकोज के क्रिस्टल्स को वाटर में डाल करके इसका एक्वस सोल्यूशन बनाते हैं तो ये हेमी एसिटल फॉर्म से कन्वर्ट होकर के ओपन चेन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, और इसका ऑप्टिकल रोटेशन 112.2 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन से 52.7 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन में कन्वर्ट हो जाता है, और बीटा डी ग्लूकोज 18.7 डिग्री क्लॉकवाइज से 52.7 डिग्री क्लॉकवाइज में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। तो इस इंटर कन्वर्जन को ही हम क्या बोलते हैं, म्यूटर रोटेशन। इंटर कन्वर्जन ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन इन एक्वस सोल्यूशन इज कॉल्ड म्यूटर रोटेशन। और अगर मैं इक्विलिब्रियम की बात करूं तो इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि जब अल्फ़ा डी ग्लूकोज को हमने वाटर में डाला तो वो ओपन चेन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हुआ, और ओपन चेन स्ट्रक्चर से फिर वो दोबारा अल्फ़ा और बीटा हेमी एसिटल फॉर्म में कन्वर्ट होता है, और जब ये कन्वर्जन ऑलमोस्ट इक्विलिब्रियम में पहुंचता है, अल्फ़ा डी ग्लूकोज का जो परसेंटेज है वो 36% होता है, और बीटा डी ग्लूकोज का जो परसेंटेज है वो 64% होता है। ये डेटा हमारा एक्सपेरिमेंटल डेटा है, इसको हमें लर्न करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? तो ये पूरा कॉन्सेप्ट होता है म्यूटर रोटेशन का, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डाइसैकेराइड्स की। डाइसैकेराइड्स की स्पेसिफिकली बात करूं डाइसैकेराइड्स का मतलब ये है कि दो मोनोसैकेराइड्स आपस में मिल करके डाइसैकेराइड्स बनाएंगे, ठीक है। टू मोनोसैकेराइड्स, आपस में मिल करके डाइसैकेराइड्स बनाएंगे। इसका बेस्ट एग्जांपल अगर हम बात करें, देखिए मैं कई एग्जांपल इसमें आपको बताऊंगा, जो एनसीईआरटी में है वही एग्जांपल हम लोग डिस्कस करेंगे।
एक तो एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे सुक्रोज का, दूसरा हम बात करेंगे माल्टोज का एंड लैक्टोज का। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सुक्रोज के बारे में। तो सुक्रोज एक्चुअली अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज के ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू बनता है। तो देखिए ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या होती है। तो सबसे पहले हम अल्फा डी ग्लूकोज बना लेते हैं। तो अल्फा डी ग्लूकोज बनाने का आपको आइडिया पहले से ही है, ठीक है। देखिए मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बता देता हूँ कि ग्लूकोज को हम कैसे बनाते हैं। तो अल्फ़ा का मतलब ये है कि OH हमें फर्स्ट कार्बन पर OH डाउन होना चाहिए और H अप होना चाहिए। अब जो सेकंड कार्बन से हम लोग शुरू करते हैं ग्लूकोज बनाने के लिए, तो सेकंड कार्बन में OH नीचे और थर्ड कार्बन में OH ऊपर और फोर्थ कार्बन में OH नीचे। तो ऐसे ही अल्टरनेट चलता है। तो सेकंड में OH नीचे, थर्ड में OH ऊपर, फिर फोर्थ में OH नीचे, और इसके बाद अगर डी कन्फर्मर है, अल्फ़ा डी ग्लूकोज है, तो CH2OH ऊपर और H नीचे। तो ये बन गया हमारा अल्फ़ा डी ग्लूकोज। और इसी तरीके से अगर मैं बीटा डी फ्रक्टोज बनाऊं तो बीटा डी फ्रक्टोज जो है कुछ इस तरीके से बनेगा। 5 मेंबर की एक साइकिल होती है और सेकंड नंबर कार्बन पर बीटा बनाना है तो OH किधर होगा, ऊपर होगा, और CH2OH नीचे होगा, ठीक है। और थर्ड नंबर कार्बन से बिल्कुल ग्लूकोज का कॉपी होता है। तो थर्ड नंबर कार्बन ग्लूकोज का कौन सा है, ये है ग्लूकोज का थर्ड नंबर कार्बन, ठीक है। और ये है फ्रक्टोज का थर्ड नंबर कार्बन। तो यहाँ से बिल्कुल कॉपी करना है। तो इसमें H नीचे, OH ऊपर, फोर्थ नंबर में OH नीचे, H ऊपर, और बीटा डी फ्रक्टोज का मतलब क्या है कि CH2OH ऊपर और H नीचे। डी कन्फर्मर है इसलिए CH2OH ऊपर। इज इट क्लियर। तो ये बन गया बीटा डी फ्रक्टोज और ये हो गया अल्फ़ा डी ग्लूकोज। अब देखिए अगर अल्फ़ा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज से हम वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल दें। अब देखिए अगर अल्फ़ा डी ग्लूकोज के C1 कार्बन से और बीटा डी फ्रक्टोज के C2 कार्बन से जो OH ग्रुप लगे हुए हैं, इनसे अगर मैं वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल दूं तो जो इन दोनों के बीच में लिंकेज बनेगी, जो बॉन्ड बनेगा, उसको हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। इज इट क्लियर। तो देखिए वाटर मॉलिक्यूल दोनों से बाहर निकालते हैं और एक बॉन्ड बनाते हैं कुछ इस तरीके का। इनके बीच का जो बॉन्ड बनता है इसको हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। इज इट क्लियर। तो ये है हमारा सुक्रोज, ठीक है। लेकिन अब NCERT में अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से स्ट्रक्चर नहीं बना हुआ है। NCERT में जो स्ट्रक्चर बना हुआ है इसको रोटेट करके साइड में बनाया हुआ है। तो रोटेट कैसे करना है, एक बार आप इसको यहाँ पर मिरर लगाएं। जब आप यहाँ पर इसका मिरर लगाएंगे तो जो लेफ़्ट है वो चला जाएगा राइट में और जो राइट है वो चला जाएगा लेफ़्ट में। लेकिन ऐसा करने पर जो ऑप्टिकल रोटेशन है वो चेंज हो जाएगा। मतलब जैसे बीटा डी फ्रक्टोज निगेटिव रोटेशन शो करता है, मतलब लेवो रोटेटरी होता है, तो वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी हो जाएगा। लेकिन ऐसा रोटेशन पॉसिबल नहीं होता। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, एक बार इसमें और मिरर लगाना पड़ेगा। तो एक बार इस यहाँ पर जो मिरर इमेज बनेगी उसमें ऊपर की तरफ अगर मैं मिरर लगा दूँ तो फिर से इसका एक बार इंटर कन्वर्जन हो जाएगा। तो देखिए अगर मैं 2 बार
इवन टाइम्स रोटेशन करवा दूं तो हमें वापस वही रोटेशन मिल जाता है जो हमारा इनिशियली था। जैसे ये पहले लेबोरोटेटरी था तो अभी भी हमको लेबोरोटेटरी मिल जाएगा। इज इट क्लियर? तो एनसीईआरटी में जैसे स्ट्रक्चर बना हुआ है उसी तरीके से मैं आपको यहाँ पर बना देता हूँ। जैसे, क्योंकि देखिए ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बनाया, लेकिन जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो एनसीईआरटी का जो स्ट्रक्चर है वो पूछा जाएगा। इज इट क्लियर? तो देखिए एनसीईआरटी के जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से बना होगा। देखिए ग्लूकोज हम बनाते हैं, बिल्कुल वही ट्रिक है। नीचे, फिर एक बार ऊपर, फिर एक बार नीचे, और फिर अगर अल्फ़ा डी है तो CH2OH ऊपर और H नीचे, ठीक है। और यहाँ पर H और OH, अल्फ़ा डी ग्लूकोज बना दिया। हमने एक बार मिरर लगाया तो राइट साइड में एक मिरर लगाया, तो जो राइट में है वो लेफ़्ट में चला जाएगा, जो लेफ़्ट में है वो राइट में चला जाएगा। ये तो कंफर्म हो गया कि जो C2 कार्बन था वो इधर आ जाएगा, थर्ड नंबर इधर आ जाएगा, फोर्थ नंबर इधर आ जाएगा और फिफ्थ नंबर इधर आ जाएगा, ठीक है। और अब क्या करना है, अब एक बार इसके ऊपर की तरफ मिरर लगाना है। तो जब हम ऊपर की तरफ मिरर लगाएंगे तो जो ऊपर की तरफ बॉन्ड बने हुए हैं वो नीचे की तरफ बन जाएंगे, और जो नीचे की तरफ बॉन्ड बने हुए हैं वो ऊपर की तरफ बॉन्ड आ जाएंगे। इसका मतलब ये है कि जो OH अप साइड है वो डाउन चला जाएगा, और जो OH डाउन साइड है वो अप साइड आ जाएगा। मतलब ये बेसिकली हमने 2 बार रोटेशन कर दिया, ठीक है। तो 5 नंबर कार्बन में अगर आप देखेंगे तो CH2OH ऊपर लगा हुआ है, देखिए यहाँ पर ये CH2OH ऊपर लगा हुआ है और H नीचे लगा हुआ है। तो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, इसमें CH2OH नीचे और H ऊपर चला जाएगा। 4th नंबर कार्बन पर अगर आप देखेंगे तो 4th नंबर कार्बन पर OH नीचे है और H ऊपर है, तो OH आ जाएगा ऊपर और H आ जाएगा नीचे। 3rd नंबर कार्बन पर अगर आप देखें तो OH ऊपर है, तो OH को हम ला देंगे नीचे और H आ जाएगा ऊपर। इसी तरीके से अब बीटा डी फ्रक्टोज था, तो बीटा में OH ऊपर होता है, लेकिन अब यहाँ पर क्या करेंगे, OH नीचे लाएंगे और CH2OH ऊपर ले जाएंगे। इज इट क्लियर? तो ये मैंने 2 बार रोटेशन करवा दिया, ठीक है, इवेंट टाइम रोटेशन करवा दिया। तो फिर इवेंट टाइम रोटेशन करवाने पर सेम स्ट्रक्चर हमको मिल जाता है। अब क्या करना है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनानी है, यानी इससे वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकालना है। तो वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल करके एक ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बना देते हैं, ठीक है। तो ये बन गया ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो ये जो हमारा बना है ये है सुक्रोज, और ये एनसीईआरटी का स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर भी बिल्कुल करेक्ट स्ट्रक्चर है जो मैंने पहले बनाया, क्योंकि अगर हमें बेसिक समझना है तो जिस तरीके से स्ट्रक्चर मैंने आपको बनाना सिखाया है उसी तरीके से हम ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन देखा गया है कि एनसीईआरटी से ही स्ट्रक्चर्स डायरेक्टली कॉपी पेस्ट किए जाते हैं, तो हमने इस तरीके से भी सीख लिया जो एनसीईआरटी में बना हुआ है। इज इट क्लियर? तो ये सुक्रोज हमारा ख़त्म हो गया। अब बात करते हैं माल्टोज की। तो देखिए माल्टोज में माल्टोज भी हमारा डाइसैकेराइड्स है, और डाइसैकेराइड्स किस किस का है, अल्फ़ा डी ग्लूकोज और अल्फ़ा डी ग्लूकोज का ही, मतलब दोनों ही अल्फ़ा डी ग्लूकोज हैं। एक अल्फ़ा डी ग्लूकोज का C1 कार्बन और एक अल्फ़ा डी ग्लूकोज का C4 कार्बन के बीच में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है, ठीक है। देखिए मैं बना के दिखाता हूँ। कुछ नहीं, बेसिक हमको अल्फ़ा डी ग्लूकोज बना देना है। अल्फ़ा है तो OH आ जाएगा नीचे C1 कार्बन पर,
अब देखिए बिल्कुल ग्लूकोज तो बनाना आपको आता ही है कि OH नीचे, फिर OH ऊपर, फिर OH नीचे, और फिर अगर डी कन्फर्मर है तो CH2OH ऊपर और H नीचे। तो ये बन गया हमारा अल्फ़ा डी ग्लूकोज। अब दूसरा भी हमारा क्या है, अल्फ़ा डी ग्लूकोज ही है। तो मैं इसको बिल्कुल डुप्लीकेट करके ऐसे यहाँ पर लिख देता हूँ। ये दोनों अल्फ़ा डी ग्लूकोज आ गए। अब इसमें क्या करना है, C1 और C4 के बीच में। तो देखिए ये कार्बन कौन सा है, 1 नंबर कार्बन है, और ये कार्बन कौन सा है, 4 नंबर कार्बन है। तो पहले वाले का C1 कार्बन और दूसरे वाले का C4 कार्बन के बीच में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज करवाते हैं, यानी वाटर मॉलिक्यूल हम लोग बाहर निकाल करके ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बना देते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये जो हमारा बना है ये है माल्टोज। इसी तरीके से बात करते हैं लैक्टोज की। तो लैक्टोज जो होता है वो बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज, बीटा डी गैलेक्टोज का C1 कार्बन और बीटा डी ग्लूकोज का C4 कार्बन। देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसका C1 कार्बन लेना है और किसका C4 कार्बन लेना है। तो पहले वाले का C1 कार्बन, दूसरे वाले का C4 कार्बन। पहले में हमको लिखना है बीटा डी गैलेक्टोज और दूसरे वाले में हमें लिखना है बीटा डी ग्लूकोज। तो बीटा डी गैलेक्टोज का C1 कार्बन और बीटा डी ग्लूकोज का C4 कार्बन। ठीक है, अब बीटा डी गैलेक्टोज हमको बनाना है। तो गैलेक्टोज बनाने के लिए पहले इसका ओपन चेन स्ट्रक्चर बनाते हैं, फिर इसी का ही हम साइक्लिक स्ट्रक्चर भी बनाएंगे। तो देखिए सबसे पहले तो हम पहुंच गए डी ग्लिसरल्डिहाइड तक। डी ग्लिसरल्डिहाइड का जो सेकंड पार्ट है, ठीक है, वो हम पहुंच गए कहाँ पर, थ्रियोस तक। और थ्रियोस का जो सेकंड पार्ट है तो हम पहुंच गए कहाँ पर, लाइसोस तक। और लाइसोस का जो फर्स्ट पार्ट है वो है गैलेक्टोज। ठीक है, तो ये है ओपन चेन स्ट्रक्चर गैलेक्टोज का। अब गैलेक्टोज का हम लोग साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते हैं। बीटा डी गैलेक्टोज है, तो बीटा डी गैलेक्टोज में C1 कार्बन पर OH ऊपर होगा और H नीचे होगा। अब बात करते हैं C2 कार्बन में। C2 कार्बन में देखिए OH किधर है, राइट साइड है, इसका मतलब OH डाउन हो जाएगा। ठीक है, फिर H डाउन होगा और फिर जो है फिर से H डाउन होगा। और हम बात कर रहे हैं D की, तो कैपिटल D में CH2OH ऊपर रहेगा और H नीचे रहेगा। तो ये बन गया बीटा डी गैलेक्टोज। और बीटा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर तो आपको याद ही है, कुछ ऐसा। बीटा बनाना है तो हमें OH ऊपर रखना पड़ेगा और H नीचे। अब C2 कार्बन से पता है कि नीचे OH, ऊपर OH और फिर नीचे OH, और अगर D है तो CH2OH ऊपर और H नीचे। और इसके बाद हमको क्या करना है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनानी है। तो यहाँ से H और यहाँ से OH बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बन जाएगा। देखें, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो ये C1 कार्बन है और ये C4 कार्बन। तो C1 और C4 कार्बन के बीच में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज हो गई, तो ये हो जाता है लैक्टोज। ये बात क्लियर हो गई आपको। देखिए अब हम बात करते हैं पॉलीसैकेराइड्स की।
और पॉलीसैकेराइड्स मतलब बहुत सारे, लगभग 200 से लेकर के 1000 यूनिट मोनोसैकेराइड्स आपस में पॉलीमराइज होकर के पॉलीसैकेराइड्स बनाते हैं। ठीक है, इसके हम एग्जाम्पल पढ़ते हैं। पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं स्टार्च का। तो देखिए स्टार्च जो होता है वो अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन का मिक्सचर होता है। अमाइलोज, स्टार्च के अंदर अमाइलोज लगभग 15 से लेकर के 20% और अमाइलोपेक्टिन लगभग 80 to 85% प्रेजेंट होता है। ठीक है, और अमाइलोज जो होता है ये वाटर सॉल्युबल होता है और अमाइलोपेक्टिन वाटर इनसॉल्युबल होता है। इज इट क्लियर? अब देखिए अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन अगर हमें समझ आ गया तो फिर हमें स्टार्च आराम से क्लियर हो जाएगा कि स्टार्च क्या होता है एक्चुअल में। तो देखिए अमाइलोज क्या होता है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं अमाइलोज। तो जिस तरीके से हमने यहाँ पर माल्टोज पढ़ा था कि अल्फ़ा डी ग्लूकोज और अल्फ़ा डी ग्लूकोज का C1 और C4 कार्बन के बीच में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है तो माल्टोज बनता है। अब अगर यही अल्फ़ा डी ग्लूकोज के लगभग 200 यूनिट लगातार 200 से लेकर के 1000 यूनिट लगातार रिपीट हो जाएं तो उसी को हम क्या बोलते हैं, अमाइलोज। इसका मतलब ये है कि बहुत सारे अल्फ़ा डी ग्लूकोज पॉलीमराइज होकर के अमाइलोज बनाते हैं। इज इट क्लियर? तो अल्फ़ा डी ग्लूकोज में बना देता हूँ। इस तरीके के अल्फ़ा डी ग्लूकोज बहुत सारे रिपीट हो करके अमाइलोज बनाते हैं। 200 to 1000 नंबर ऑफ अल्फ़ा डी ग्लूकोज पॉलीमराइज होकर के अमाइलोज बनाते हैं। ठीक है, तो इनके C1 और C4 कार्बन के बीच में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनती है। इस तरीके से आगे भी ऐसे बनता चला जाएगा। ऐसे रिपीट होती चली जाएगी और इधर पीछे भी ऐसे रिपीट होता चला जाएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, अमाइलोज। सभी को क्लियर हो गया? अब बात करते हैं अमाइलोपेक्टिन। देखिए अमाइलोपेक्टिन अमाइलोज का ही पॉलीमर है, लेकिन किस तरीके से, एक अमाइलोज का जो टर्मिनल ग्लूकोज होगा उसका C1 कार्बन और दूसरे अमाइलोज का किसी भी ग्लूकोज का C6 कार्बन आपस में मिल करके जब ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनाते हैं तो अमाइलोपेक्टिन बनता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि मैं यहाँ से एक बार पूरा अमाइलोज कॉपी करता हूँ। ठीक है, एक बार दोबारा कॉपी करता हूँ। ठीक, तो ये 2 बार मैंने अमाइलोज कॉपी कर लिया। अब देखें, पहले अमाइलोज का टर्मिनल कार्बन का C1 यानी इसका C1 कार्बन का OH, ये C1 कार्बन, और दूसरे का कोई भी C6 कार्बन। तो C6 कार्बन कौन सा होता है, ये C6 कार्बन होता है। तो इनमें से कोई भी 200 से लेकर के 1000 यूनिट का कोई भी C6 कार्बन इस C1 कार्बन से अगर
मिल करके पॉलीमर बनाता है। ठीक है, जैसे अगर मैं इसका ये वाला कार्बन मिला दूं तो देखिए यहाँ पर आ जाएगा CH2। अब OH से हम लोग क्या करते हैं, एक से H और एक से OH बाहर निकाल देते हैं, तो एक ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बन जाती है। तो ये है बेसिकली अमाइलोपेक्टिन। इज इट क्लियर? तो ये अमाइलोपेक्टिन हो गया। अब इसी तरीके से एक और पॉलीसैकेराइड बनता है, सेलुलोज। तो जिस तरीके से अमाइलोज अल्फा डी ग्लूकोज का पॉलीमर है, वैसा ही सेलुलोज जो होता है वो बीटा डी ग्लूकोज का पॉलीमर है, पॉलीमर ऑफ बीटा डी ग्लूकोज। ठीक है, तो एक का C1 कार्बन और एक का C4 कार्बन के बीच में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनती जाती है, तो इसको हम बोलते हैं सेलुलोज। इज इट क्लियर? तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू टू ऑल।